Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss some more topics related to reproduction like self and cross pollination, adaptations in insect pollinated and wind pollinated flowers, and development and structure of seed and germination of seed. First, what is pollination? It is defined as the transfer of pollen grains from flower's anther to the stigma. ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू द स्टिग्मा. स्टिग्मा इज़ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो पोलिनेशन को डिवाइड किया है इंटू टू टाइप्स. Like self-pollination and cross-pollination. What is self-pollination? जिस तरह से नाम से लग रहा है कि the transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower or other flower of the same plant. अगर एक ही plant के अंदर और एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से अगर स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. और अगर सेम प्लांट के अंदर दो डिफरेंट फ्लावर्स में एक फ्लावर का एंथर में से अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके दूसरा फ्लावर उसी प्लांट के अंदर दूसरा फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा है वहां तक अगर ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है तो उसको भी हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. आई एम रिपीटिंग अगेन कि सेल्फ पॉलिनेशन ऐसा टाइप है पॉलिनेशन की जिसमें एक ही प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर उसका जो एंथर है वहां से स्टिग्मा तक अगर ट्रांसफर होता है तो उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. या अगर उसी सेम प्लांट के अंदर एक फ्लावर का जो एंथर है वहां से किसी दूसरे फ्लावर का जो एंथर है विद इन सेम प्लांट अगर वो ट्रांसफर हो जाता है तो उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. While cross-pollination is the transfer of pollen grains from flower of one plant to the flower of another plant within same species. एक different plant के अंदर एक flower है उसका जो stigma है उसका जो एंथर है वहां से अगर पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के अंदर जो स्टिग्मा है उसके अंदर जो फ्लावर है उसके ऊपर जो स्टिग्मा है उसमें अगर ट्रांसफर हो जाता है लेकिन सेम स्पीशी का होनी चाहिए, कोई वो डिफरेंट स्पीशी का प्लांट ना हो. अगर वो इन केस हम एप्पल अगर ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वो एप्पल का जो फ्लावर है वो एप्पल का फ्लावर में से ही एंथर में से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके एप्पल का फ्लावर में ही अगर आके उसके स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाता है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. एंड this type of pollination is brought about by various agencies like wind की वजह से होती है, water की वजह से होती है, या bees या birds के जो wings के साथ ये pollen grains लग जाते हैं तो तब भी cross pollination होगी. Bait या other animals including men अगर human body के साथ भी अगर वो कुछ pollen grains ट्रांसफर हो सकते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर within same species. And adaptations in insect pollinated and wind pollinated flowers. क्या characteristics हैं? In case of insect pollinated flowers and wind pollinated flowers, if we talk about their size, generally large in size. In case of insect pollinated plant जो है उनकी size बड़ी होती है और wind pollinated plants की general जो size होती है that is generally smaller. और अगर हम कलर की बात करें तो इन केस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स पिटल्स आर ब्राइट इन कलर और जबकि विंड के केस में पिटल्स या ग्रीन होते हैं या डार्क होते हैं क्योंकि इन केस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है तो नेचुरली उनके जो पिटल्स हैं दे आर ब्राइट इन कलर. और जबकि विंड पॉलिनेटेड में जाहिर है अट्रैक्शन की नीड नहीं होती है. विंड के लिए तो ग्रीन कलर हो चाहे डल कलर हो वो फिर पॉलिनेशन कॉज करेंगे. एंड इफ वी टॉक अबाउट नेक्टर इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में ऑब्वियसली दे कैन प्रोड्यूस नेक्टर और जबकि विंड पॉलिनेटेड में वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि नेक्टर की तरफ जाहिर है इंसेक्ट्स ही अट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो दे कैन प्रोड्यूस नेक्टर. एंड इन if we talk about floral arrangement, in case of insect pollinated plants, flowers face upward. ऊपर की तरफ फ्लावर्स अरेंज होते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को नजर आ जाएं.
बट इन केस ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स फ्लावर्स हैंग डाउन फॉर इजी शेकिंग, क्योंकि विंड की वजह से फ्लावर्स की शेकिंग होती है तो वो डाउनवर्ड हैंग हुए होते हैं नेचुरली. And if we talk about stamen and stigma, in case of insect pollinated plants, they are enclosed inside ring of petals. Insect pollinated plants में petals की एक ring बनी हुई होती है, और जबकि wind pollinated में वो hang out हुए होते हैं. petals hang out होके एक ring बनाते हैं, पूरा एक ring बनता है जो कि hang out हुआ होता है. And in case of insect pollinated, अगर हम pollen grains की बात करें तो they are very small in number and they are heavy and sticky. क्योंकि स्मॉल नंबर में बनते हैं और वो इंसेक्ट के जो विंग्स या उनके पाँव हैं उनके साथ लग जाते हैं, तो हैवी भी हो सकते हैं, स्टिकी भी होते हैं. क्योंकि स्टिकी इसलिए होंगे कि ऑब्वियसली उनके पाँव के साथ ये पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे या उनके विंग्स के साथ ये चिपक जाएंगे, तो ईजिली ये ट्रांसफर हो जाएंगे. और इन केस ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स जो हैं दे आर लार्ज इन नंबर and they are light and smooth with smooth surface. तो विंड के लिए क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी जो वेट होगी वो हल्की होगी, तब जाके वो विंड उनको ट्रांसफर कर सकता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट स्टिग्मा, स्टिग्मा इज पिन हेड शेप विद नो ब्रांचेस. स्टिग्मा की स्ट्रक्चर पिन हेड होती है, ब्रांचेस नहीं होते उसमें. और जबकि विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर फीडरी ब्रांचेस होते हैं फॉर कैचिंग पोलन. तो विंड के थ्रू जो भी पोलन आएंगे उनको कैच करने के लिए उनके अंदर फीडरी ब्रांचेस होंगे जो इजीली उनको कैच कर सकते हैं. एंड देन वी हैव डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड. As we have already studied that कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगी. आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल स्पर्म्स और फिर फीमेल एग्स कंबाइन हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, और यही जाइगोट डिवाइड हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, और फिर उससे एम्ब्रियो बन जाती है. और ऑब्वियसली ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड के अंदर, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, और उसके साथ जो है वो ओवरी से फ्रूट बनता है. एंड एंजियोस्पर्म सीड कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स. एम्ब्रियो जो कि जाइगोट से बना हुआ है, एंड सेकंड पार्ट इज एंडोस्पर्म टिश्यू जो कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बना है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मोर डिटेल. एंड सीड कोट which develops from wall of ovule, जिसको इंटीग्यूमेंट भी कहा जाता है, और जो ओव्यूल की एक कवरिंग होती है उससे बाद में जाके सीड की कोट बनती है. इफ वी टॉक अबाउट सीड कोट, इसको टेस्टा भी कहा जाता है. बहुत सारे ऐसे और प्लांट स्पीशी के अंदर ये थिन लेयर बनाता है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पीनट में आपने देखा होगा जो सीड कोट होता है वो बिल्कुल थिन लेयर बनाता है. एंड कुछ प्लांट के स्पीशीज के अंदर ये थिक और हार्ड लेयर भी बनाता है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कोकोनट वगैरह. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीड कोट? ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, कोई भी मैकेनिकल इंजरी वगैरह हो तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है, और फिर ड्राइंग आउट से भी ये बचाता है. सीड ड्राई होने से भी बचाता है, और उसके साथ मैकेनिकल कोई इंजरी हो तो उससे भी बचाता है. If we talk about structure, देखें, this is a structure of seed. ये सीड का एक स्ट्रक्चर है. तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो सीड है इसके ऊपर एक फाइब्रस टिश्यू होता है which is known as hilum. The fibrous tissue present on seed is known as seed coat is known as hilum. ये सीड नजर आ रहा है. Obviously this seed is surrounded by seed coat. इसके ऊपर सीड कोट मौजूद है. सीड कोट के अंदर क्या होता है कि एक फाइब्रस टिश्यू होता है जिसको हम हाइलम कहते हैं. हाइलम का एक पार्ट के अंदर यहाँ पे आपको एक पोर नजर आ जाएगा विच इज नोन एज माइक्रोपाइल. दिस इज माइक्रोपाइल, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल. फाइब्रस टिश्यू के एंड पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है विच इज नोन एज माइक्रोपाइल, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं. अब
इस माइक्रोपाइल के थ्रू ही कहते हैं कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इस माइक्रोपाइल के थ्रू ही इंटर हो चुका होता है। इसी माइक्रोपाइल को सीड यूज करता है वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए। इसका मेजर फंक्शन क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना है। ये वाटर जो है इस माइक्रोपाइल के थ्रू ही वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एम्ब्रियो, अगर प्लांट की जो इमेच्योर फॉर्म होती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज इमेच्योर फॉर्म ऑफ प्लांट। एक प्लांट जब ग्रो कर रहा है तो उसकी जो इमेच्योर स्ट्रक्चर होती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। जहां पे आपको नजर आ रहा है रेडिकल नजर आ रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ रेडिकल। ये एम्ब्रियो है। ये प्लोम्यूल है, इसको हम प्लोम्यूल कहते हैं। एंड दीज आर दिस इज सीड कोट एंड दीज आर कॉटिलिडन्स। ये सबसे बाहर का सीड कोट का हिस्सा है जो आपको डार्क नजर आ रहा है। ये सीड कोट है और ये दो कॉटिलिडन्स हैं। कॉटिलिडन्स के बीच में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसमें प्लोम्यूल का स्ट्रक्चर है एंड देन यू हैव रेडिकल। ये हिस्सा हाइलम का कहलाता है। दिस इज हाइलम। अब जो एम्ब्रियोनिक स्टेम है, एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। दिस इज कॉटिलिडन। इस डायग्राम में देखें, दिस इज कॉटिलिडन। कॉटिलिडन के साथ एम्ब्रियोनिक स्टेम यहाँ पे अटैच हुआ है। दिस इज एम्ब्रियोनिक स्टेम। ये वाला एम्ब्रियोनिक स्टेम है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम यहाँ पे इस जगह पे इसके साथ अटैच हुआ है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स के साथ अटैचमेंट से अबव का जो हिस्सा है दैट इज नोन एज एपिकोटाइल, और कॉटिलिडन्स के साथ अटैचमेंट का जो हिस्सा है उससे लोअर का जो हिस्सा है एम्ब्रियोनिक स्टेम का, उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज a structure of cotyledon, this is embryonic stem। एम्ब्रियोनिक स्टेम एक जगह पे कॉटिलिडन्स के साथ अटैच हुआ है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम का वो हिस्सा, ऊपर का वो हिस्सा जो कि कॉटिलिडन के साथ अटैच हुआ है, उससे ऊपर का जो रीजन है उसको हम एपिकोटाइल कहते हैं। और कॉटिलिडन्स के साथ अटैचमेंट से नीचे का जो एम्ब्रियोनिक स्टेम का हिस्सा है दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। इसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। दिस इज अ पार्ट ऑफ रेडिकल। ये वाला रेडिकल का पार्ट है। और सबसे बाहर का जो हिस्सा है दिस इज सीड कोट। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सीड। एंड देन आफ्टर दैट जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड कैसे जर्मिनेट कर जाता है कि जाहिर है अगर किसी भी सीड को आफ्टर मेचुरेशन अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो जर्मिनेट कर जाएगा। बट कैसे जर्मिनेशन होती है सीड की? इनिशियली आप क्या करते हैं कि एम्ब्रियो सॉक्ड अप वाटर एंड कॉजेज इट टू स्वेल। जाहिर है आप उसको जमीन में रख लेते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले वो क्या करता है कि एम्ब्रियो वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद आफ्टर दैट इट विल स्वेल, और फिर सीड जो कोट है वो स्प्लिट हो जाती है आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पहले उसकी स्वेलिंग हो जाती है, उसके बाद जो है वो सीड कोट स्प्लिट हो जाती है। आफ्टर दैट रूट इज फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इमर्ज फ्रॉम रेडिकल प्रेजेंट इन सीड। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आपने एक चीज ज़हन में रखनी है कि ये प्लूम्यूल का हिस्सा है एम्ब्रियो का, जहां से शूट सिस्टम डेवलप होता है। ये रेडिकल का हिस्सा है जिससे रूट सिस्टम डेवलप होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये ऊपर का जो हिस्सा है एम्ब्रियो का जो कि प्लोम्यूल कहलाता है, इस प्लोम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप हो जाता है। ये जब ग्रो करता है तो शूट सिस्टम डेवलप हो जाता है, और जो रेडिकल है जो नीचे का हिस्सा है इससे रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। A root is first structure that emerges from the radicle present in seed, and plumule develops into tiny shoots which elongate and comes out of soil। और इसी तरह से जो है ये प्लोम्यूल है रेडिकल से रूट सिस्टम बनेगा और प्लोम्यूल से शूट सिस्टम की ग्रोथ हो जाती है। There are two types of germinations। एक को हम कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन एंड अनदर इज नोन एज हाइपोजियल जर्मिनेशन।
In case of apical germination, the hypocotyle elongates and it forms a hook pulling the cotyledons above the ground. Look at this diagram. This is apical germination, जिसमें हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन होती है. हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो जाता है, साइज में ये इंक्रीज हो जाता है, लंबा हो जाता है. एज रिजल्ट यहाँ पे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बनती है. दिस विल ब्रिंग द कॉटलीडन्स अबव द ग्राउंड. हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट दिस इज ग्राउंड. ये वाला हिस्सा सारा ग्राउंड है. तो ग्राउंड से ऊपर कॉटलीडन्स चले गए हैं, जिसको हम कहते हैं एपिजल जर्मिनेशन. आई एम रिपीटिंग अगेन कि हाइपोकोटाइल विल इलोंगेट. इसकी इलोंगेशन की वजह से द कॉटलीडन्स विल ब्रिंग द हाइपोटलीडन्स विल ब्रिंग अबव द ग्राउंड. इस ग्राउंड लेवल से ये कॉटलीडन्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं. दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एज एपिजल जर्मिनेशन. वाइल हाइपोजल जर्मिनेशन इसका उल्टा है, जिसमें क्या होता है कि एपिकोटाइल इलोंगेट हो जाता है. दिस इज एपिकोटाइल. ये वाला हिस्सा एपिकोटाइल कहलाता है. ये एपिकोटाइल इलोंगेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये कॉटलीडन्स ग्राउंड के अंदर ही रह जाते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज नोन एज हाइपोजल जर्मिनेशन. इन केस ऑफ एपिजल जर्मिनेशन हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो जाता है और हाइपोजल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल इलोंगेट हो जाता है, जिसकी वजह से कॉटलीडन्स ग्राउंड के अंदर ही रह जाते हैं. And this is known as hypogel germination. And what are the and examples अगर आप देखें तो एपिजल जर्मिनेशन मोस्टली बीन्स में आपने देखा होगा. बीन्स के अंदर भी कॉटलीडन्स अबव द ग्राउंड आ जाते हैं. कॉटन में ये होता है और पपाया में होता है. हाइपोजल जर्मिनेशन पी के अंदर, मेज, कोकोनट वगैरह के अंदर हाइपोजल जर्मिनेशन होती है. एंड कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन. ऐसे कौन से कंडीशंस की नीड होती है जिसके बेसिस पे जो है ये सीड जर्मिनेट करता है. ऑब्वियसली ये इंटरनल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, एक्सटर्नल कंडीशंस पे भी. इंटरनल कंडीशंस में कौन कौन से कंडीशंस आते हैं कि लाइव एम्ब्रियो होनी चाहिए और फिर फूड स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस. सीड की जर्मिनेशन इंटरनल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है एंड एक्सटर्नल कंडीशंस पे भी. इंटरनल कंडीशंस में हमारे पास लाइव एम्ब्रियो होनी चाहिए और सफिशिएंट फूड स्टोरेज होनी चाहिए, तब जाके वो जर्मिनेट करेगा. अगर लाइव एम्ब्रियो नहीं होगा तो फिर उस केस में ये सीड की जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है. और फिर फूड स्टोरेज भी अगर नहीं है तो फिर एम्ब्रियो के लिए तो स्टोर्ड फूड की नीड होती है उसकी प्रॉपर उसकी ग्रोथ के लिए. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल कंडीशंस में हमारे पास वाटर है, ऑक्सीजन है एंड फेवरेबल टेम्परेचर. वाटर की नीड क्यों होती है? वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड इज यूज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड. जो सीड के अंदर या जो एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर जो फूड स्टोर होता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे एनर्जी कंटेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसमें आपके पास प्रोटीन्स होंगे, फैट्स वगैरह होंगे. तो उन सब की डाइजेशन के लिए ऑब्वियसली वाटर की नीड होती है. और उसके साथ साथ ये हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की इलोंगेशन के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है. And second factor is oxygen. Oxygen is essential for respiration in cells of embryo. तो एम्ब्रियो की जब जर्मिनेशन हो रही है या ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली उसको रिस्पायरेशन के लिए, रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो होगा तो उसके लिए ऑक्सीजन की नीड होगी. एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑब्वियसली ऑप्टिमम टेम्परेचर की नीड होती है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए. तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर ये 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप दे देते हैं तो वो ईजिली कोई भी सीड जर्मिनेट कर सकता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.